क्या पढ़ रहे थे बेटा? कल हम लोगों ने क्या देखा था? यही पढ़ा था कि रिकम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करने के लिए जब हम रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए से मतलब है कि जब एक जीव के क्या किया जाता है, एक जीव के जो आनुवांशिक पदार्थ है उसमें क्या किया जाता है, चेंजिंग लाया जाता है। यानी इसके जीन को निकालकर दूसरे जीव के जीन में क्या किया जाता है, इसके डीएनए को निकालकर दूसरे जीव के डीएनए में क्या किया जाता है, फीड किया जाता है। उससे हम क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब चूंकि रिकम्बिनेंट डीएनए की प्रक्रिया को करने के लिए कल मैंने बताया था कि इसके कुछ क्या होते हैं, कुछ इसके लिए टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? टूल्स। तो वह टूल्स में मैंने सबसे पहले बताया एंजाइम। क्या है? जो एंजाइम। तो एंजाइम में कल आप लोगों ने देखा था कि जिस एंजाइम का प्रयोग करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए बनाकर, इधर ध्यान देना कि जैसे मान लो कि हम किसी जीव का क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए का निर्माण कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिस एंजाइम का प्रयोग करेंगे, हमें रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए पहले जीव के कोशिका को क्या करना होगा, निकालना होगा। तो हमने क्या किया कि मान लो ये किसी जीव की क्या है, कोशिका है, उसको हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब कोशिका बाहर निकाल दिया, इस कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेटा, हमें पहला तो काम ये करना होगा कि इस कोशिका को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और तोड़कर हमें क्या करना पड़ेगा, केंद्रक के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है और उस आनुवांशिक पदार्थ में जो डीएनए है उसे निकालना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम का प्रयोग करते हैं, जिस एंजाइम का नाम क्या होता है, लयनकारी एंजाइम। ये लयनकारी एंजाइम का प्रयोग करके कोशिका को हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई? जब ये कोशिका टूट गया बेटा, तो टूटने के बाद से अब इस कोशिका के अंदर जो ये आनुवांशिक पदार्थ हैं कौन कौन से हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। मैंने कहा कि भाई हमें किसकी जरूरत है, डीएनए की। तो डीएनए की जरूरत है, तो बाकी जो ये इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ हैं जैसे आरएनए है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है। अब इसमें से हम डीएनए को पहचान कैसे करेंगे? तो डीएनए को पहचान करने के लिए हमें सबसे पहले जो ये एंजाइम, ये जो इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ हैं, इन आनुवांशिक पदार्थों को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। अब खत्म करने के लिए क्या करेंगे, जो ये लयनकारी एंजाइम है ये क्या करेगा, इसमें कुछ इनके जो विरोधी, जो इनको खत्म करने वाले, जो इनको नष्ट करने वाले क्या है, एंजाइम है, उन एंजाइमों को प्रयोग कर करके इनको क्या कर देगा, खत्म करेगा। जैसे डीएनए को अगर खत्म करना होता तो डीएनएज से खत्म होता है। किस एंजाइम से खत्म होता है, डीएनएज। लेकिन आपको डीएनए को खत्म नहीं करना, तो इसमें डीएनएज को नहीं डालेंगे। हमें आरएनए को खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, आरएनएज को क्या करेंगे, डालकर इसे खत्म कर देंगे। प्रोटीन को खत्म करना है तो प्रोटीएज को क्या करेंगे, डालकर इसे खत्म कर देंगे। लिपिड को खत्म करना है तो लिपिडेज को डालकर इसको खत्म कर देंगे। कार्बोहाइड्रेट को खत्म करना है तो कार्बोहाइड्रेज को डालकर इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। जब एक बात बताओ कि ये सब इसमें से खत्म हो गया तो बचा क्या, डीएनए। अब डीएनए को हम क्या कर लेंगे, एंजाइम की सहायता से बाहर निकाल लेंगे। अब एंजाइम को जब हमने बाहर निकाल लिया, ये डीएनए को हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, तो बाहर निकालने के बाद से अब हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हमें तो ये ध्यान रखना होगा कि डीएनए तो लंबा सा निकला है, अब उसमें हमको पहचान करना होगा कि इसमें ऐच्छिक या वांछित जीन कहाँ है। मान लो ये निकला, तो इसको पता करने के लिए और उसको काटने के लिए एक दूसरे एंजाइम का प्रयोग होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, विदलन एंजाइम कहते हैं। और विदलन एंजाइम जो होता है, जैसे आपके जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वह एक प्रकार के डीएनए क्या होता है, अणु होता है। तो इन अणुओं को काटने के लिए हमें आणविक कैंची की आवश्यकता पड़ती है। तो वो आणविक कैंची कौन सा है बेटा, तो मान लेते हैं वो आणविक कैंची कौन सा हो गया, विदलन एंजाइम हो गया। यही विदलन एंजाइम जो है बेटा आणविक कैंची का क्या करता है, काम करता है। अब कैसे काम करता है, मान लो आपने क्या किया, इस डीएनए को निकाला और डीएनए को निकाला, अब इसमें ऐच्छिक जीन को ढूंढ रहे हो, तो ऐच्छिक जीन हो सकता है बेटा कि ये दोनों, ये हो सकता है कि या तो इस सिरे पर पाया जा रहा हो या इस सिरे पर पाया जा रहा हो, या हो सकता है कि बीच में पाया जा रहा है। अगर मान लो कि अगर क्या हो रहा है, ऐच्छिक जीन जो है
आपका कहाँ सिरे पर पाया जा रहा है, जैसे 5 डैश और 3 डैश सिरा है ना, अगर इस सिरा पर पाया जा रहा है या इस सिरे पर, तो हमको बीच को काटने की जरूरत नहीं है, हम कहाँ काटेंगे सिरे पर। तो यहाँ पर सिरे से काटते हैं, किस एंजाइम से काटते हैं, तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से इसे क्या करते हैं, काटने का कार्य। बात समझ में आ गया। यानी अगर कहां पे होगा, कहां पे होगा, यानी ये विदलन एंजाइम जो है ये भी कई प्रकार का होता है। तो इसमें सबसे पहले इसको काटने के लिए हमने क्या किया, किस एंजाइम का प्रयोग किया, विदलन में एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग। अगर मान लो कि ये कहां पे पाया जा रहा है, अगर ये ऐच्छिक जीन जो है, ये ऐच्छिक जीन जो है कहां पाया जा रहा है, बीच में पाया जा रहा है। इधर इस सिरे पर भी नहीं पाया जा रहा है, इस सिरे पर भी नहीं पाया जा रहा, पाया कहां जा रहा है, बीच में। तो हम इसको सिरे पर ना काट कर कहां काटेंगे, बीच में। तो बीच में काटने के लिए बेटा हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, एंडोन्यूक्लियस की। किसकी आवश्यकता पड़ती है, एंडोन्यूक्लियस की। एंजाइम की क्या होती है, आवश्यकता। समझ में आया। किनारे में होगा तो किससे काटेंगे, एक्सोन्यूक्लियस से, और बीच में होगा तो किससे काटेंगे, एंडोन्यूक्लियस से काटेंगे। अब ये एंडोन्यूक्लियस जो है बेटा ये कई प्रकार के होते हैं, यानी यह एक क्या होता है, कहा जा रहा है कि एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है, इसका एक विशिष्ट प्रकार होता है जिसे प्रतिबंध, यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसी के वजह से यह चैप्टर हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यानी इसमें एक विशिष्ट क्या होता है, देखना ये कई प्रकार का होता है, ये एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, कई प्रकार का होता है, लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार होता है जिसे प्रतिबंध यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार होता है जिसका नाम क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हमें खास तौर से उसी को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, मैंने बताया कि जो ये क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस होता है, ये कई प्रकार का होता है, लेकिन इसमें एक क्या होता है, एक उसमें से जितने प्रकार होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार होता है जिसका नाम होता है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको प्रतिबंध के नाम से जाना जाता है। क्या करते, क्या आता है, प्रतिबंध। और इसी के वजह से जो है ना बेटा, इसी के वजह से हम जो है ना कि ये चैप्टर पढ़ते हैं, जो हम चैप्टर ये पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, अगर ये नहीं होता तो हमें बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना। तो ये हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब चूंकि एंडोन्यूक्लियस के बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं। ये बेटा एंडोन्यूक्लियस मैंने बताया, यानी जो बीच से काटता है उसे क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है इसका एक विशिष्ट प्रकार होता है। क्या होता है, विशिष्ट प्रकार, जिसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है, यानी प्रतिबंधन कहा जाता है। और इसको विशिष्ट प्रकार क्यों कहा जाता है बेटा, तो विशिष्ट प्रकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक विशिष्ट अनुक्रम को काटने का कार्य करता है। ध्यान रखना, ये क्या करता है, एक विशिष्ट अनुक्रम को काटने का कार्य करता है। और जो ये विशिष्ट अनुक्रम को काटता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीडोर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीडोर्मिक बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई भाई। एक विशिष्ट, अब क्या विशिष्ट अनुक्रम को काटता है इसको हम समझते हैं। पहले देखो प्रतिबंधन को हम समझते हैं। प्रति का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट या एंटी, यानी खिलाफ, विपरीत या खिलाफ कहा जाता है। और बंध का मतलब क्या होता है, बंध का मतलब क्या होता है, जुड़ना। ये देखो दो शब्द बना है ना, ध्यान रखना। ये प्रतिबंध जो है, प्रतिबंध को हम कहें तो ये दो शब्दों से बना होता है, प्रतिबंध, बंध। प्रति का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, विपरीत या खिलाफ। क्या होता है, या एंटी का, क्या कर सकते हो, एंटी, यानी विपरीत, विपरीत या खिलाफ, यही होता है जी।
ये खिलाफ होता है। अब बंद का मतलब क्या होता है? जोड़। बंद का मतलब क्या होता है? जोड़। यानी जोड़ के खिलाफ, इसका मतलब क्या हो गया? जोड़ के खिलाफ, यानी जुड़ने के जो खिलाफ होता है, ठीक ना, इसका अर्थ यही होता है। अब ये जो मैंने बताया कि एक विशिष्ट अनुक्रम को काटता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीड्रॉमिक बोलते हैं। तो पॉलीड्रॉमिक बोलते किसको है? तो कुछ ऐसे शब्द आप देखो, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको सीधा पढ़ो और चाहे उल्टा पढ़ो एक ही हो जाता है। पापा, पापा को उल्टा पढ़ोगे चाहे सीधा पढ़ोगे तो क्या होगा? पापा। मलयालम, मलयालम को उल्टा पढ़ोगे तो क्या आएगा? मलयालम ही आएगा ना। इसके बाद से नितिन, नितिन को उल्टा पढ़ो। अरे नहीं, देख यहाँ देख, अगर हम जैसे मान लेते हैं हमने कहा पापा, क्या पढ़ा? पापा। तो इधर से पढ़ रहे हैं तो पापा आ रहा है, इधर से भी पढ़ रहे हो तो क्या आ रहा है? पापा। इसी प्रकार से नितिन, अब इसको इधर पढ़ो, नितिन, आ गया। अब इसी पर से मलयालम, मलयालम, इधर से पढ़ो, क्या है? दोनों से क्या है? यानी ये क्या आ रहा है? एक ही जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चाहे लेफ्ट से पढ़ो चाहे राइट से पढ़ो, उल्टा सीधा पढ़ोगे क्या होगा? यानी कहने का मतलब जो ये पॉलीड्रॉम होता है, जो अनुक्रम होता है, चाहे इसको उल्टा पढ़ो चाहे सीधा पढ़ो, दोनों का अर्थ क्या हो रहा है? लेफ्ट या राइट से एक ही आ रहा है। तो ये ऐसे जो है वो अनुक्रम होते हैं, ये उसे काटने का क्या करता है? कार्य करता है। जैसे मान लो कि कोई अनुक्रम है, जैसे इसका कोई अनुक्रम है, ध्यान दें, मान लेते हैं ये एक अनुक्रम है, जो आपका डीएनए होता है, इसमें बीच बीच में क्या होते हैं? नाइट्रोजन क्षार जुड़े होते हैं। और डीएनए में क्या क्या होता है बेटा? जैसे मान लो यहाँ पे जुड़ा हुआ है GAAT, TC, ध्यान देना, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक ना। तो ये जुड़ा कैसे होता है? अगर ये यहाँ पे G है तो G के नीचे क्या होता है? हमेशा जो नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है वो क्या होता है? C होता है। और T के विपरीत क्या होता है? थाइमिन होता है। इसके भी एक विपरीत क्या होता है? थाइमिन। T के, अब T के क्या हो गया? एडेनिन, इसके आगे क्या होगा? एडेनिन, और इसके अंदर क्या होगा? ये G। तो अब देखो, इधर से पढ़ रहे हो तो भी क्या आ रहा है? यही आ रहा है। इधर से पढ़ रहे हो तो भी क्या आ रहा है? वही आ रहा है। तो जो इस तरह के अनुक्रम होते हैं, इनको ये काटने का क्या करता है? कार्य। ठीक है ना। तो ये क्या है? नाइट्रोजनी क्षार है, ठीक है ना। एक चीज हमेशा याद कर लेना, जैसे आप लोगों ने डीएनए में पढ़ा होगा कि एडेनिन के साथ कौन जुड़ता है? थाइमिन। थाइमिन के साथ कौन जुटेगा? एडेनिन। साइटोसिन के साथ कौन जुटेगा? ग्वानिन। और ग्वानिन के साथ कौन जुटेगा? कौन जुटेगा? अरे साइटोसिन जुटेगा, ठीक ना। और इसी तरह से तो हमने एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन देख लिया कि ये क्या है। अगर यहाँ ग्वानिन है तो क्या जुटेगा? साइटोसिन। एडेनिन है तो क्या जुटेगा? थाइमिन। फिर एडेनिन है तो क्या जुटेगा? थाइमिन। फिर थाइमिन है तो क्या जुटेगा? एडेनिन। एडेनिन, थाइमिन है तो फिर एडेनिन, और साइटोसिन है तो ग्वानिन। ये चीज दिमाग। अब जो रिस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस होता है बेटा, इसको शॉर्ट में RE के नाम से भी जानते हैं। जो रिस्ट्रिकेशन, ये रिस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस है ना, इसको शॉर्ट में क्या लिखा जा सकता है? RE भी लिखा जा सकता है। अगर यहाँ ऐसे लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या समझोगे? रिस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस। अब इसके निम्न 7 बिंदु होते हैं, ध्यान देना। इसके कितने बिंदु होते हैं? 7 बिंदु होते हैं। पहला जो है, एक वैज्ञानिक थे
नंबर 1 में देख लेना। अगर पहला में आप कहें तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? स्मिथ। मैंने बताया रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस को हम जानने के लिए 7 बिंदुओं को क्या करना पड़ेगा? हमें जानना होगा, पढ़ना होगा। पहला जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? स्मिथ। क्या नाम था? स्मिथ। ये स्मिथ महोदय ने क्या किया बेटा? 1963 ईस्वी में रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की क्या किया था? खोज किया था। अगर किसी ने पूछ दिया आपसे कि रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? स्मिथ महोदय ने किया था। और कब किया था? तो 1963 में किया था। तो ये इन्होंने क्या किया था? खोज किया था। क्या किया था? सर्वप्रथम खोज किया। पहला आपको बिंदु मिल गया। दूसरा, जो ये रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस होता है बेटा, ये हमेशा क्या करता है? एक विशिष्ट अनुक्रम को ही काटने का कार्य करता है। तीसरा क्या होता है? काटने कार्य करता है। और जो एक विशिष्ट अनुक्रम को काटता है उसे हम क्या करते हैं? पॉलीडॉर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी पॉलीडॉर्मिक अनुक्रम कहते हैं। और इसके जो है पॉलीडॉर्मिक बेस पेयर होते हैं। जैसे ये पॉलीडॉर्मिक क्या है? बेस पेयर है। ये क्या है? बेस पेयर। यानी ये बेस पेयर है कि नहीं? क्षार है कि नहीं है? तो ये पॉलीडॉर्मिक बेस पेयर होते हैं। और ये पॉलीडॉर्मिक बेस पेयर जो है बेटा, ये न्यूनतम 4 और अधिकतम 8 हो सकते हैं। यानी इधर संख्या 4 भी हो सकती है और अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। ये याद रखना। क्या बताया गया? बताया गया कि जो रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है बेटा, ये हमेशा क्या करता है? एक विशिष्ट अनुक्रम को काटने का कार्य करता है। अब मान लो जिस विशिष्ट अनुक्रम को काटता है उसे हम क्या कहते हैं? उस अनुक्रम को क्या कहते हैं? पॉलीडॉर्मिक कहते हैं। और ये पॉलीडॉर्मिक जो होता है ये क्या होता है? इसमें जो बताया गया कि जो बेस पेयर होता है, बेस पेयर इसको कहा जाता है। डायग्राम में जोड़ा, डायग्राम में जोड़ा। तो ये जो बेस पेयर इसका होता है वह न्यूनतम यानी कम से कम या तो 4 होता है और नहीं तो क्या होता है? 8 होता है। यानी ये 4 या तो इतना ही तक हो सकता है या अधिकतम क्या हो सकता है? 8 तक हो सकता है। उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है और 4 से कम नहीं हो सकता। जब ये काटेगा तो या तो 4 क्रम को ढूंढ के काटेगा और नहीं तो अधिकतम 8। अब 10 होगा तो 10 को नहीं काटेगा। वो कितने को काटेगा? या तो 4 तक काटेगा। कम से कम कितना काटेगा? 4। और अधिक से अधिक कितना काटेगा? 8 काटेगा। ठीक है। तीसरा देख लो। इन्हें जो है जो रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस है इसको जो है हम आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं, यानी मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आरई एंजाइम जो है या रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस है, इसको आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यही काटता है। मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। अब अगला पॉइंट देख लो। इतना पॉइंट आपने कितना नोट कर लिया? 3। चौथा पॉइंट क्या होगा? चौथा पॉइंट ये होगा कि जो रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है बेटा, ये फास्फोडाइएस्टर फिर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देने का कार्य करता है। जैसे आप जानते हो कि डीएनए किससे किससे जुड़ा होता है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये बात समझ में आ रही है? मैं इसका एग्जाम्पल